जर्नलिज्म है जो डेमोक्रेसी को मेंटेन करती है और मीडिया एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। पर क्या विश्व भर में कि सिर्फ इंडिया में मीडिया के लिए एक रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, उसकी छवि खराब हो गई है और इसका कारण वो खुद हैं या कि लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इन विषयों पे आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के साथ। और मैं इतना बता दूं, ये माने हुए जर्नलिस्ट हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नमस्कार त्रिपाठी जी। जी नमस्कार। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और इनके द्वारा हर विषय पर सटीक विश्लेषण करने के कारण लोग इनके वीडियोस का बहुत इंतजार करते हैं। मैं खुद बहुत इंतजार करती हूँ और मैं हर रोज इनके वीडियोस देखती हूँ, एक डालें या दो डालें, मैं हमेशा देखती हूँ। ये लेफ्ट विंगर राइट विंगर जर्नलिज्म में भी आ गया है हर्षवर्धन जी, और ये कबाल में डिवाइड हो गए हैं, दो कबाल में डिवाइड हो गए हैं, दो कैटेगरी में। ये क्यों हुआ और आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी। सबसे पहले तो ये कि आप वीडियोस मेरे देखती हैं और आपने शुरुआत में कहा कि निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो पहली बात तो मैं स्पष्ट करूं कि मैं भी निष्पक्ष नहीं हूं। और पत्रकार निष्पक्ष होना ये जिन संदर्भों में कहा जाता था वो ठीक वैसे ही है कि जैसे सेक्युलर होना। तो अगर सेक्युलर होने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं तो निश्चित तौर पर सेक्युलर होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, तो फिर वो सेक्युलर होना कैसे हो सकता है? और अगर एक किसी मत, पंथ, मजहब या संप्रदाय को मानने वाले लोगों को कुछ खास नजरिए से कुछ खास उनको दर्जा दे दिया जाए और दूसरे के लिए कुछ और, तो ये सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो पश्चिमी संदर्भों में सेक्युलरिज्म था उसी को हमने यहाँ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता कर दिया। तो वैसा ही कुछ पत्रकारिता के साथ भी है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप ये कहें कि किसी विषय पर मैं कोशिश करता हूं, ये तो पूरी तरह से दावा नहीं कर सकता, ये संभव भी नहीं है कि मैं हर वक्त एकदम सही होता हूं, लेकिन ये कोशिश करता हूं कि पत्रकारिता करते हुए आप जो सच की तरफ आप कितना रहते हैं। पर आप यानी काफी आपका अनबायस्ड हैं। आप मेरे को कभी आपके वीडियोस देख के ये नहीं लगा कि आप बायस्ड हैं या नहीं, आप। मैं उसी को थोड़ा सा विस्तार देना चाहता हूं क्योंकि ये चर्चा बार बार होती है और बड़ी जरूरी, ये बड़ा आवश्यक प्रश्न है जो आपने पूछा। तो जो कोशिश है कि अगर हम जान रहे हैं किसी बात को, किसी मुद्दे को, किसी पक्ष को हम समझ रहे हैं, तो उस पक्ष के साथ हम खड़े हो पाते हैं क्या? अगर वो हमको लगता है कि ये सच है, ये ठीक दिशा में जा रहा है, ये राष्ट्रीय विमर्श के लिए जरूरी है, इसकी वजह से जो देश में एकता है, जो बेहतरी है, डेवलपमेंट है, या जो भी आप कह लें कि बेहतर होता हुआ समाज है, और उसमें अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके ऊपर सवाल करना है। तो अगर ये निष्पक्षता का पैमाना है तो निश्चित तौर पर मैं निष्पक्ष होने की कोशिश करता हूं, निष्पक्ष रहता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आज के संदर्भों में एक निष्पक्ष है कि आपने तय कर लिया है कि एक विचारधारा विशेष के लिहाज से पत्रकारिता करनी है, या तो उसके पक्ष में खड़े हो जाना है या उसको फिर जितना कुछ आप डिमीन कर सकते हैं, जितना कुछ आप उसको गलत तरीके से दिखा सकते हैं, वो कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं जब किसी पक्ष के साथ खड़ा होता हूं तो उस पक्ष के साथ कोशिश करता हूं कि सच की तरफ मजबूती से खड़ा रहूं। निष्पक्ष होने की कोशिश मैं नहीं करता हूं। मैं ये प्रयास नहीं करता हूं कि कोई चीज मुझे गलत दिख रही है और फिर भी मैं उसको इसलिए थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश करूं कि नहीं नहीं, मुझे निष्पक्ष जर्नलिस्ट का टैग चाहिए। मुझे लगता है कि लिबरलिज्म, निष्पक्ष होना और सेक्युलरिज्म, ये तीनों इस देश में जितना एब्यूज किया गया है, जितना इसका गलत उपयोग हुआ है, उतना शायद किन्हीं शब्दों का नहीं। पर त्रिपाठी जी, मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें आपने दोनों तरफ की बातें हम लोग के आगे रखी, वीडियोस बना के रखी। आप गांव से, मैंने देखा था एक सरदार जी आए थे जो बता रहे थे कि वो बहुत खुश हैं एमएसपी से और ये जो सब चीजें, जो लॉज बने हैं। तो आपने दोनों तरफ का दिखाया तो वो निष्पक्ष तो हो ही गए ना आपने। नहीं, निश्चित तौर पर ये मैं वही कह रहा हूं कि सच की तरफ जाने की कोशिश करता हूं। और चूंकि जो कृषि कानूनों का मसला है, इसको थोड़ा ठीक से सुनना समझना चाहिए।
अब जिस तरह से किसानों की बेहतरी को लेकर 3 कृषि कानून लाए गए, और वो कृषि कानून कोई ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि मुझे लेके आना है। हाँ, उसकी बुनियाद अगर हम कहेंगे, उसकी नींव अगर कहेंगे, तो वो जरूर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये राष्ट्रीय कृषि आयोग बना, और उसके बाद उसको यूपीए की सरकार में भी आगे बढ़ाया गया, जिसको प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन ने चेयरमैन के तौर पर 2006 में रिपोर्ट सौंप दी। अब सच बात यह है कि ये जो आज सब कुछ हो रहा है, ये किसानों को बहुत देर में मिल रहा है, यानी 1 दशक लगभग हो गए, उससे ज्यादा। ये 2006 में, यानी पहले यूपीए, जो यूपीए 1 जिसको हम कहते हैं, उसमें ही इसे लागू कर दिया जाना था, और जो भी अच्छा बुरा परिणाम होता उसके लिहाज से अब तक हम इसमें सुधार करने की स्थिति में होते। लेकिन हुआ क्या, 2006 के बाद से 2014 तक, यानी करीब एक दशक, वो जो सुपर पीएम सोनिया गांधी जी थी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बार बार कहा जाता रहा कि किसानों के भले के लिए आप कुछ बेहतर कीजिए, लेकिन उसको छोड़कर 2008 में जब उनको लगा कि यूपीए की हालत बहुत खराब है, तो वो कर्ज माफी ले आए और उससे वो चुनाव जीत गए। तो क्या किसानों के भले के लिए किसी ने सोचा? और जब अभी कृषि कानून लागू हुआ, तो मैं तो चूंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, और मेरी कहें कि पॉलिटिकल और इकोनॉमी दोनों पर मैं कोशिश करता हूं कि जितना समझ सकूं वो सीख सकूं, करता हूं जी। उस लिहाज से मुझे बहुत स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं है कि ये कृषि कानून बेहतर है, किसानों का भला करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि हर जगह गुंजाइश होती है कि आप कितना भी अच्छा सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है कि सामने अगर उसका कोई विरोध हो रहा है, तो उसमें कुछ पॉइंट होगा, कुछ ऐसी चीज होगी जिसको सुनना चाहिए। इसके लिए मैंने पंजाब में, मैं बार बार स्वीकार करता हूं कि पंजाब में बहुत कम जानता हूं, अमृतसर गया हूं, चंडीगढ़ गया हूं, ऐसे रास्ते से निकल गया हूं, लेकिन बहुत पंजाब को मैं जानता नहीं हूं। लेकिन इन कृषि कानूनों के बारे में समझते, बात करते हुए मैंने इतने लोगों से बात की, और वो जट सिख से लेकर जो पंजाब की हर कम्युनिटी, देखे आपके वीडियोस, उनसे मैंने बात की, और उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट हुई, और ये हमको लगता है ये बात सबको ध्यान से सुननी चाहिए, कि किसी ने भी ये एक बिंदु ऐसा नहीं इंगित किया, कोई बता नहीं पाया कि ये एक चीज है जो बहुत खराब है। वो क्या कहते हैं, 2-3 बातें वो कहते हैं। वो कहते हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, जो खत्म नहीं हो रही है, डाला हुआ है ना उनके दिमाग में। हाँ जी। और दूसरा वो कहते हैं कि कारोबारी आएगा, अंबानी अडानी आएगा, सब ले जाएगा। और तीसरी चीज वो कहते हैं कि दरअसल जो पंजाब का हिस्सा है उसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश हो रही है, जो पंजाब की खेती है, जो बड़े बहुत शानदार तरीके से खेती कर रहे हैं। इन तीनों पर ही सरकार ने भी स्पष्टता की, और यहां तक कि अब तो किसान यूनियन के नेता भी बोलते हुए उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती। मैंने हर जितने तरह के, जिसको कहते हैं क्रॉस सोसाइटी, उनसे अपने यूट्यूब चैनल पर बात की। उसके पीछे वजह यही थी कि हो सकता है कि मेरे मन में कुछ हो, मैं क्योंकि कृषि कानूनों का समर्थक हूं, मेरे मन में उसको लेकर है कि ऐसे ऐसे अच्छा होगा, लेकिन कई चीजें हमें नहीं पता होती हैं। हमारे खेत है, हम कह सकते हैं कि हम भी अपने खेत का खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम किसान हैं, क्योंकि हम पसीना नहीं बहा रहे हैं खेतों में। तो जो बहा रहा है पसीना, उसकी बात सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब के बाद, हर पक्ष से बात करने के बाद, अब मुझे कोई भ्रम नहीं है कि ये जो लोग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, ये विशुद्ध रूप से किसान विरोधी हैं, अराजक हैं, और ये देश को अराजकता में झोंक कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और आपको अब अगर ये बात मैं कहता हूं तो मैं निष्पक्ष नहीं रह जाता हूं, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि ये निष्पक्षता नहीं है। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि जब मैं किसी पक्ष के साथ उसको समझ लेता हूं, तो उसके साथ पूरी मजबूती से खड़ा होता हूं। नहीं यार, पर अब जैसे डायरेक्टली उनके बैंक में, सब किसानों के बैंक में पैसे जा रहे हैं, इतने पैसे डाले हैं मोदी जी ने ऑल ओवर इंडिया में, तो अभी भी आपको लगता है, आपने बात करी होगी किसानों से, अभी भी उनके अंदर वहम है और डर है? देखिए, 2 तरह के लोग हैं, बल्कि कहें कि 3 तरह के लोग हैं। एक तो ये हैं जो बहुत बड़े किसान हैं, जिनके पास बहुत कहें कि खास करके सिर्फ मैं पंजाब और हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूं, उसमें भी पंजाब ज्यादा बड़ा, वो बड़े किसान हैं जिनको खेती किसानी खुद नहीं करनी है, जिनके पास एक बहुत कहें कि मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं। वो पंजाब के दलितों को काम नहीं देते तो बिहार यूपी से लोग आ जाते हैं। मतलब उनका काम उस तरह से चलता है जिसको जमींदार कह सकते हैं, छोटी मोटी उनकी रियासत हम समझ लीजिए। वो एमएसपी पर ये जो खरीद होती है, इसके बहाने उनका एक अपना तंत्र चलता है, साल में एक अच्छी खासी वो खरीद बिक्री करते हैं,
जिसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लोग भी मिले होते हैं, जिसमें कई ऐसे आढ़तिये हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ते में धान और गेहूं ले आते हैं, उसको भी बेच देते हैं, यानी रकबे से ज्यादा वहां उत्पादन हो जाता है। तो एक तो वो वर्ग है जो इसको खिलाफ रहेगा। दूसरा वर्ग कौन सा? दूसरा वर्ग है जो सचमुच चाहता है कि हमारी कुछ बेहतरी हो, और उसके लिए उसको जरूरत है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए जाएं, लेकिन वो बहुत कमजोर वर्ग है, वो लड़ नहीं सकता। और उसी में एक वर्ग और निकल कर आता है जिसको लगता है कि सचमुच धीरे धीरे किसानों को लेकर बहुत अच्छा नहीं हो रहा है और सरकारें उनके खिलाफ हैं, तो उनको भरोसा नहीं जम रहा है कि कोई एक सरकार ऐसे आएगी वो उनका भला भी कर सकती, और वो ऐसे में जो किसान यूनियन है उनके चंगुल में फंसते हैं। और पंजाब को लेकर एक जरूरी बात मैं कह दूं, बहुत आवश्यक बात कह दूं, कि पंजाब में चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की, इन दोनों की सरकारों में वहां के लोगों का भला नहीं हुआ। और एक जिसको हम कहते हैं ना कि चूंकि कांग्रेस के समय में सिखों का नरसंहार हुआ और जिस तरह से एक इमेज बन गई, तो उसमें एक वर्ग अकाली वाला जो था, जिसने जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सिखिज्म और उस सब को लेकर, तो बहुत क्लियर डिवीजन है वहां, तो वहां इसी पर पूरी राजनीति होती रही। किसानों के भले के लिए, पंजाब और सिखों के भले के लिए तो किसी सरकार ने काम नहीं किया, और इसका दुष्परिणाम है कि मालवा में और पंजाब के कई क्षेत्रों में कम्युनिस्ट यूनियंस हैं जो बहुत मजबूती से, जिन्होंने अपने जो पैर हैं वो जमा लिए हैं। और यहां वो लोग नहीं हैं जो कोई किसान उस तरह से नहीं, यहां वो लोग हैं जो कैडर है, कार्यकर्ता है कम्युनिस्टों का, जिनको लगता है, जिनके संगठन की महिलाएं वो जिसको कहते हैं ना कि वो गाना गाते हुए वो आपको दिखा होगा कि मोदी मर जा तू, ऐसी कल्पना भी कर रही थी। तो जहां इस तरह से ब्रेन वॉश हो चुका हो, वहां ये कि वहम मिट गया, ऐसी चीज नहीं है ज्यादातर। लेकिन जो किसान हैं, ज्यादातर जो पंजाब के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि ये नियम कानून सही है, और अगर कुछ इसमें गड़बड़ी भी है तो इसको स्वीकार करना चाहिए, आगे ठीक करेंगे। चलो देखते हैं, पंजाब इलेक्शन रिजल्ट देंगे, पता चलेगा। अच्छा, मुझे ये पूछना है आपसे, आजकल के जो पत्रकार हैं वो सिफोलॉजिस्ट भी बन गए। पहले सिफोलॉजिस्ट अलग थे जो जाते थे और हर जगह पता करते थे कि कौन जीतने वाला है, ओपिनियन पोल बनाते थे, सब करते थे। आजकल पत्रकार भी सिफोलॉजिस्ट बन गए, ऐसे कैसे हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये कि पत्रकार तो हमेशा चुनावी टिप्पणी करता ही रहा है, वो पहले भी करता रहा है, और पहले तो और एग्जिट ज्यादा पोल भी, हर पत्रकार एग्जिट पोल दे देते हैं। हाँ, यही गड़बड़ है। मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, एक वही बड़ा सैंपल साइज चाहिए होता है। और अगर हर पत्रकार भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल देने लगेगा, वो हवा बता सकता है, वो ट्रेंड बता सकता है कि किधर चीजें जा रही हैं या किसके खिलाफ जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये डिवीजन बहुत जरूरी है। और आपका ये प्रश्न है, उसके उत्तर में मैं बस यही कहूंगा कि जो पत्रकार हैं उनको ये बचना चाहिए, और उनको प्रयास ये करना चाहिए कि ये काम जो लोग आंकड़ों के आधार पर जमीन पर जाकर एक एक विधानसभा के जो आंकड़े हैं उस पर जो बात करे, अगर वो पत्रकार भी है तो करे, लेकिन ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल देने से बचना चाहिए। ये शायद थोड़ा सा, ये जिसको कहते हैं ना कि सोशल मीडिया और यूट्यूब का दबाव भी है, जिसने ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाया है कि पत्रकार भी हर वक्त सिफोलॉजी करते रहते हैं, एकदम उस मोड में आ जाते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं मुझे, ये जो लेफ्ट लिबरल पत्रकार हैं, जो लेफ्ट से, जो एक हर वक्त हर चीज बीजेपी की क्रिटिसाइज करते हैं, मोदी जी के तो पीछे पड़े रहते हैं, ये इतनी नफरत, मोदी जी से नफरत है कि इन लोगों को फाइनेंशियल लॉस इतना हुआ है बीजेपी आने से? कुछ तो हुआ है जो हर वक्त ये लोग क्योस कंट्री में चाहते हैं, हर वक्त फेक न्यूज कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे कि हानि पहुंचे मोदी जी की इमेज को। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है? इसको समझने के लिए ये समझिए कि कंगना रनौत का एक ट्वीट होता है, और कंगना रनौत को ट्विटर आउट कर देता है, सस्पेंड कर देता है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कंगना रनौत ने कुछ ऐसा गलत लिखा, कुछ ऐसी एक कहें कि उम्मीद जता दी जो निगेटिव थी, यानी आशंका थी, उसको उम्मीद में कहा। लेकिन अमानतुल्लाह खां जब कहते हैं कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का सर धड़ से अलग कर, सर तन से जुदा कर दिया जाए, तो वो इनको नहीं बुरा लगता है। दरअसल ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का, जिसको हम लोग लिबरल, लेफ्ट लिबरल कहते हैं।
तो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोगों का तो समझ में आता है। देखिए वो पूरी तरह से आयातित विचारधारा है, उनको भारत की भूमि, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के विचार, इससे कोई लेना देना नहीं। और अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखता है तो इसको वो कहते हैं कि देखो ये हिंदूवादी आ गया। यानी अगर आप भारत की बात कर रहे हैं, भारत के मूल्यों की बात कर रहे हैं, जैसे अभी महाराणा प्रताप जयंती अभी अभी थी वो, और उस पे हमने बहुत सी चर्चाएं की। उन चर्चाओं में एक बात स्पष्ट निकल कर आई कि महाराणा प्रताप कभी भी किसी युद्ध में अकबर से हारे नहीं। अब जो हारा नहीं, जिसने कोई लड़ाई हारी नहीं हो, उसको आप हारे हुए व्यक्ति के तौर पर कैसे चिन्हित कर सकते हैं? लेकिन ये पूरी लेफ्ट आइडियोलॉजी और उनके जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने ये किया। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रवादी विमर्श के जो लोग हैं, जो खास करके इतिहास की रुचि रखने वाले लोग हैं, जैसे हम जैसे लोगों की इतिहास में कम रुचि है, उन लोगों ने बहुत गड़बड़ी की। उन लोगों ने समय से इनके नैरेटिव को काउंटर नहीं किया। तो एक तो ये कि आयातित विचार वाला जो लेफ्ट समूह है, जो ये कहता है कि कोई भी जो भारत की बात करेगा वो नेहरूवियन जो एक मॉडल है, वो जो एक सेकुलरिज्म है, वो जो एक सोशलिज्म है, उसको ध्वस्त कर रहा है, जो उनके हिसाब से सोशल फैब्रिक तोड़ता है। तो ऐसे में वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कोई भी जो नेशनलिस्ट नैरेटिव वाला होगा, उसके खिलाफ वो पढ़ते लिखते बड़े होते। पर त्रिपाठी जी नैरेटिव सेट कर लेते हैं। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि और जब उस तरह से वो बड़े हो जाते हैं तो वो उसी बात को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब उस स्थापित करने की कोशिश में नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बाधा है। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 7 वर्षों में उनको लगता है कि अगर ये व्यक्ति रहा तो निश्चित तौर पर हमारे अपने जो तय किए हुए स्थापित जो मानदंड है वो सब टूट जाएंगे। एक तो उनका ये डर है, यानी उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। जैसे आप ध्यान से अगर देखें, किसी का एक का नाम लेने का मतलब नहीं है वो बड़ा हो जाता है नाम लेने से। ये भी राष्ट्रवादियों की बड़ी समस्या है कि वो सबका नाम ले लेके महान बनाते हैं, गालियां देके भी महान बना देते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे आप जरा उन लोगों को देखिए, आज उनमें से कोई भी कहां है जो सब कहीं कहीं कोई अपना जीवन चला रहा है, अपनी प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। और ये जो एक चीज थी कि हम सरकार बनाते हैं, हम मंत्री बनाते हैं, हम नेता इधर से उधर जाता है उसको, और इनको एक चीज और अच्छी लगती है कि कहीं से भी गलती से पूर्ण बहुमत की सरकार न हो, वो उसको भी वो पसंद नहीं करते, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार में हमारे जो लेफ्ट लिबरल पत्रकार साथी हैं, तथाकथित जो बड़े पत्रकार कहे जाते हैं, उनको ये अवसर नहीं मिलता है कि कैसे वो अपनी बार्गेनिंग करें। अच्छा, जब तक पत्रकार के तौर पर आपके घर पे 4 मंत्री सुबह शाम हाजिरी नहीं लगा रहे हैं या आपके कहने पर कुछ नहीं हो रहा है, तो आपकी तो स्थिति, जबकि पत्रकार का मतलब खबरें करना है, ये कब से हो गया? मुझे लगता है कि ये एक बेसिक अगर कहें एक बात क्या है, सत्ता प्रतिष्ठान चलाने में पत्रकारों की भागीदारी खत्म हो गई, उनकी ताकत इस तरह से शून्य हो गई, और ये उनको सबसे बुरा लगता है। यही एक वजह है कि चाहे लाख नरेंद्र मोदी अच्छा कर लें, लेकिन जो लोग कहते थे कि इस देश में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स नहीं होती, विकास की राजनीति नहीं होती, जिस आदमी ने गुजरात से लेकर सभी राज्यों को और उसके बाद देश में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को सेंटर थीम बना दिया, उसके खिलाफ ये लोग खड़े हैं। तो आप पर ये ऐसा करते हैं तो लोग एंटी डेवलपमेंट जर्नलिस्ट हैं, इसको आप तो बहुत अच्छा है। और जैसे इनकी इन हरकतों के कारण ये जो कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, इससे जर्नलिस्ट की छवि भी खराब हो रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लीजिए, अभी जैसे ट्रंप को भी एक पर्टिकुलर कबाल था जिसने ट्रंप के ऊपर भी अटैक किया और ट्रंप को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये लोग जब नैरेटिव सेट करते हैं और नुकसान पहुंचाने पे आते हैं तो अपना काम कर जाते हैं ये लोग। इनका नहीं, ये इसको दो तरह से देखिए, एक तो ये कि अपना काम कर जाते हैं, दूसरा ये कि ट्रंप बहुत बड़बोले थे। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो काम नहीं करते हैं। नहीं, कई वो बार तो आप इनको कंपैरिजन ही नहीं है कोई। हाँ, जो उनके समर्थक हैं कई बार वो कहते हैं कि मोदी उस तरह से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो प्रधानमंत्री वो काम नहीं करते। और मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को, वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसके एक्शंस में चीजें दिखनी चाहिए, उसको बोलने की बहुत जरूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि आपने उस इंटरनेशनल रैकेट नेटवर्क की बात कर दी, तो मैं जरा आपको 2-3 उदाहरण बता देता हूं। अब यहाँ के जो पत्रकार जिनको भारत में बहुत ज्यादा, जिनके खिलाफ लोग गुस्से में हैं,
करगिल युद्ध से लेकर और समय समय पर वो खराब वजहों से चर्चा में रहे, उनकी पूरी प्रतिष्ठा ही यही है कि अब वो किसी न्यूयॉर्क टाइम्स, किसी वॉल स्ट्रीट जर्नल, किसी अल जजीरा, किसी इंटरनेशनल पब्लिकेशन में छपते हैं। और आप ध्यान से देखिए, इंटरनेशनल पब्लिकेशन चाहे जहां का हो, वो लंदन का हो, वो न्यूयॉर्क का हो, या जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां का हो, उनको वो एक राइटर चाहिए, उनको वो जर्नलिस्ट चाहिए जो इंडिया को क्रिटिसाइज करे, इंडिया की छवि कमजोर करे, भारत को थोड़ा कमतर दिखाए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनको दुनिया के मूल हिस्से में न जोड़े। लेकिन अब सोचिए जरा, जिन लोगों ने ट्रंप के खिलाफ इतना कुछ कहा, आज जो बाइडेन जिस प्लान पर काम कर रहे हैं वो ट्रंप का ही, जिसको कहें कि शुरू किया हुआ है, इनिशिएट किया हुआ है। और जो बाइडेन ने पहले ट्रंप की शुरू हुई चाइनीज वायरस की जांच को रोक दिया, बाद में फिर से कहा कि विद इन 90 डेज मुझे बताइए क्या है। अब वो करेंगे नहीं नहीं हम दुनिया करेगी, G7 में हमने बहुत स्पष्ट तौर पर देखा। एक और उदाहरण, कमला हैरिस, वो ज्यादा मुखर मानी जा रही थी। कमला हैरिस के अभी वो वीडियोस बड़े चर्चा में हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जिसमें वो हर डिबेट में कह रही कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेक्सिको से आने वालों को कैसे रोक सकते हैं। और अभी उन्होंने कहा, क्या कहा, डू नॉट कम, डू नॉट एंटर आवर कंट्री। और ये जो उन्होंने कहा है, ये दिखाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा वो सही कहा था। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने नैरेटिव सेट कर लिया, जो बाइडेन और कमला हैरिस ने, जो जिसको कहते हैं कि एक फ्रीडम के नाम पर एक लेफ्ट लिबरल, जो जिसको आप नेटवर्किंग कह रहे हैं, कबाल कह रहे हैं, वो जिस तरह से काम करता है, लेकिन ये दुनिया देख भी रही है। और देखिए वो इतना ज्यादा उस नेटवर्क को कैसे चीजों को पेश करना होता है कि इजराइल में 12 वर्ष प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू हटते हैं। अब उनको पता ही नहीं था, भारत में तो बहुत लोग जानते ही नहीं थे कि नफ्तली बेनेट हैं कौन। उनको नहीं पता था कि नेतन्याहू से भी ज्यादा नेशनलिस्ट इजराइल के संदर्भ में, ज्यादा नेशनलिस्ट नफ्तली बेनेट हैं। और इसीलिए नफ्तली बेनेट ने गाजा पट्टी को तो कभी स्वीकार ही नहीं किया, वो कभी भी फिलिस्तीन के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते हैं। और अरब पार्टियों के विरोध के बावजूद जब उनको लगा कि उनके यहाँ वो फायर बलून्स आ रहे हैं तो वहां स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज है जो नेशनलिस्ट नैरेटिव के लोग हैं, क्योंकि उनकी कोई नेटवर्किंग उस तरह से नहीं होती, इंटरनेशनल नेटवर्किंग नहीं होती, उनको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के अलग अलग देशों में कैसे ये लेफ्ट लिबरल जो नेटवर्क है वो काम करता है। उसको तोड़ने के लिए उनको पढ़ना लिखना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा और उस तरह से चीजों को बताना पड़ेगा। अच्छा, एक बात है जो मैं हर किसी से पूछती हूँ, मोदी जी की चुप्पी, चुप रहते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते, और कई जगह है जहां पे लगता है कि वो 1 मिनट में रिएक्ट कर देते हैं, जैसे रोहित वेमुला का केस हो, या जो ये काउ स्लॉटर के अगेंस्ट जो लोग जा रहे थे उनके ऊपर कमेंट कर देते हैं, शबाना आजमी की एक्सीडेंट होता है तो उस पे कमेंट कर देते हैं, पर वेस्ट बंगाल के ऊपर उन्होंने एक भी बारी कमेंट नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों के अंदर नाराजगी है कि चलो अगर मोदी जी नहीं करे तो होम मिनिस्टर कर दे, होम मिनिस्टर नहीं कर दे तो कोई तो कैबिनेट मिनिस्टर आके करे, कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है इन्होंने वेस्ट बंगाल को लेकर? देखिए अभी अच्छा है कि आपने ये सवाल पिछले सवाल से जुड़ा हुआ ही पूछ दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो कमजोर पड़ गए उसकी एक वजह यह भी थी कि वो बहुत बिना, जिसको कहें कि कई बार वो हड़बड़ी में दिखते थे और प्रतिक्रिया ज्यादा देते थे, रिएक्ट बहुत करते थे। इसका एक नुकसान उनको हुआ कि एक बड़ा वर्ग जो शायद उनके साथ भी रहता, जैसे डॉक्टर एंटोनी फॉची जो वहां के चीफ हेल्थ एडवाइजर हैं अभी जो बाइडेन के, उनके खिलाफ ट्रंप ने बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत हल्की टिप्पणियां भी की। अब ये सच है कि जो वुहान का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वुहान का लैब है, उसमें अमेरिका की फंडिंग से, जिसको बराक ओबामा के समय में किया था और डॉक्टर एंटनी फॉची भी उसको जानते थे। अब सवाल ये है कि वो तीखा हमला करने से क्या हुआ? जो एंटनी फॉची, जो उस वक्त देखे जा रहे थे कि चाइनीज वायरस पर, कोरोना वायरस पर एक एक्सपर्ट के तौर पर लोग मर रहे थे, और उस समय में ट्रंप की जो टिप्पणी थी वो एक तरह से ऐसे देखी गई कि जैसे एक कोरोना हीरो है
और उसके खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति बोल रहे हैं। अब भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात से हमेशा हमेशा खुद को बचाए रखा। बंगाल को लेकर आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं बोला हो। एक मिनट, मैं आपसे आप कह रहे हैं उन्होंने अपने आप को बचाए रखा। उन्होंने सिर्फ जो हिंदू से रिलेटेड चीजें और राइट विंगर से रिलेटेड चीजें उसमें बचाए रखा। जो जब रोहित वेमुला के केस में बोलने की क्या जरूरत थी, उसमें भी चुप्पी था। नहीं, मैंने आपका सवाल सुना, मैं उसको बता रहा हूं, उसको सुनिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। चलिए रोहित वेमुला के केस की बात करते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये पूरे संघ के विचार की बात करें, उनका एक बड़ा संकट ये है कि हिंदू यूनिटी की बात करते हो और हिंदू प्रतीक, हिंदू मान्यताएं, गाय, जो दूसरी चीजें हैं वो सब शामिल होती हैं। लेकिन ये भी सच है कि उसी के बीच में हिंदुओं में भी एक दूसरे के खिलाफ जो वैमनस्य है, जो दलित बनाम सवर्ण नैरेटिव है, जिसको आप रोहित वेमुला के संदर्भ में कह रहे हैं, हालांकि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, हाँ। लेकिन देश के बड़े हिस्से में ये बात गई, ये संकेत गया और उसको, उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री का बोलना आवश्यक था। ऐसे ही जब हम गौ रक्षा की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि गौ रक्षा तो जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर ऐसा आतंक, ऐसा उत्पात वो ठीक नहीं है। इसको अगर दूसरी तरह से देखें तो अगर 100 में से 99 ऐसे मामलों में मान लीजिए कि वो कोई था जो गलत काम कर रहा था, लेकिन एक कोई अगर बिना वजह इस तरह की घटना में शिकार हो गया तो मॉब लिंचिंग का केस यूनाइटेड नेशंस तक जाने में कितना समय लगता है। और हमने अखलाक देखा, हमने दूसरे मामले देखे, और अभी तो हम जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं अभी हम लोनी का मामला देख रहे हैं, जहां वो एक पाखंडी तांत्रिक है जिसको पीटा गया और उसको हिंदू मुसलमान मिलकर पीटते हैं, लेकिन ये नैरेटिव गढ़ा गया। तो मुझे लगता है कि हमें ये सेंसिटिविटी समझनी चाहिए नेशनलिस्ट नैरेटिव के लोगों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। और देखिए, जो वैक्सीन पर भी पूरी जो डिबेट थी उसमें वो नहीं बोले, लेकिन जिस दिन वो बोले तो उन्होंने बहुत पॉइंट टू पॉइंट बिना नाम लिए सबको कहा। मेरा ये मानना है कि बहुत अधीर भी लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतने वर्षों में सब शीर्षासन हो जाए तो कैसे हो जाएगा, सब कुछ पूरा का पूरा उल्टा तो नहीं हो सकता है। और जहां तक बंगाल की बात है, आप जरा सोच के देखिए ना कि अगर ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं तय करते तो क्या राज्यपाल जगदीप धनखड़ जिस तरह से संवैधानिक प्रमुख के नाते सक्रिय हैं वो होता क्या। अगर ये दोनों नहीं जाकर कैंपेन के समय में और 2018 के पंचायत चुनावों से लगातार उसको हाईलाइट कर रहे होते जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल किलिंग कभी नेशनल नैरेटिव का हिस्सा थी क्या? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में उसकी चर्चा होती माना? पर त्रिपाठी जी आप बताइए, क्या इनके चुप रहने से वहां पे रेप खत्म हो रहे हैं या मर्डर्स, किलिंग्स खत्म हो रही हैं? और रोज ही कोई ना कोई किस्से। अरे अभी तो कह रहे हैं कि 3-4 तो बताए जाते हैं, बाकी के कितने किस्से हैं, कह रहे हैं 10-20 मौतें तो पता भी नहीं चल रही है दिन की जो हो रही है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, उनके बोलने से भी वो रुकने वाला नहीं है तुरंत। पर कुछ नहीं, एक अगर प्रधानमंत्री लेकिन आप इसको समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में, संवैधानिक दायरे में जो किया जा सकता है वो सब इसमें होता हुआ दिखा है। गृह मंत्री ने लगातार बयान दिए हैं, राज्यपाल लगातार बोल रहे हैं। पहली बार हुआ कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शपथ ले रही थी और बाहर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, वहां प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बाहर शपथ दिला रहे थे कि हम इस राजनीतिक हत्या, हिंसा की संस्कृति के खिलाफ लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक्शंस को देखना ज्यादा जरूरी है। एक्शन से क्या होगा जब वहां पे देखो जो जिसका रेप हो गया, जो मर गया, जिसके परिवार को हानि पहुंची थी, पहुंच गई, उससे ये सब चीजें करने से कि शपथ दिला रहे थे, ये रोक तो पाए नहीं है और रोक रहा भी नहीं है। रोज के अब आप देखिए उनके अंदर जितने वो अभी जो इन्होंने नौकरियां दी हैं, जो पुलिसकर्मी रखे हैं उसमें रखे हैं, सब एक ही धर्म के लोगों को रखा है। नहीं, मुझे लगता है कि ममता जी ने अमित शाह जी को एक बात ललकारा है, वो कोई नहीं ललकार सकता। एक बात मैं कह रहा हूं कि ये तो सच है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं उसमें कोई भी, मुझे भी लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये लगता है, और किसी को भी भारत में जिस तरह का विमर्श चलता है,
अगर वहां इस तरह की कोई भी स्थिति बनेगी या कोई ऐसा निर्णय लेंगे और खुद प्रधानमंत्री अगर उस तरह से बोल रहे हो, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए, तो क्या उससे बात बनेगी या बिगड़ेगी? जो जमीन पर लड़ाई की बात है, मेरी जो अपनी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं पीछे नहीं है। और अभी जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला है, सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला है, वो उस तरफ इशारा करता है कि देश के सामने उस स्थिति को तो ठीक से ला सके। अभी तक तो वो चर्चा भी नहीं हो रही थी। और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल, अगर जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा और होता हुआ दिखता तो अच्छा रहता, लेकिन ये चुप्पी का मसला नहीं है। मैं इसको ये मानता हूं कि ये राजनीतिक लड़ाई है, इसको उसी तरह से लड़ना पड़ेगा। तुरंत आप सरकार गिराकर बहुत कुछ हासिल करने वाले नहीं। अब आप देखना, अभी वहां पे म्यूनिसिपल के इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी मैं किसी से बात कर रही थी वेस्ट बंगाल में, कहते कोई नहीं आएगा आगे अपना नॉमिनेशन देने, वहां सिर्फ टीएमसी के ही लोग खड़े होंगे, वही सब जीतेंगे 2024 में। आपको लगता है जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता मरे हैं और मारे जा रहे हैं, तो 2024 में जिस तरीके से 2019 में 18 सीट लेके आए थे, अब बीजेपी वहां पे इतनी सीटें ला सकती? कार्यकर्ता इतने जोर शोर से काम करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस पर जरूर सोच रही होगी और ये उनके ध्यान में होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हो या राजनीतिक हिंसा और दुष्कर्म का शिकार हो रहे हो और उनको पता भी नहीं चलता हो? और ये सब होता हुआ दिखा है। आप मुझे ये बताइए ना कि ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी से पूछी जा रही हैं, क्या राजनीति में उनके कार्यकर्ता नहीं, सीपीएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मारे जा रहे हैं? पर कांग्रेस और सीपीएम ने और कांग्रेस ने तो एक एक बारी लिखा और उसके बारे में छोड़ दिया। मैं यही कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई हमेशा लंबी होती है, वो एक दिन की नहीं होती है। अगर आपको राजनीतिक लड़ाई जीतनी है तो लंबी योजना और लंबे समय तक काम करने वाले लोग, ये आपको तैयार करना होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काम वो कर रहे हैं, इसमें मुझे कमी नहीं दिखती। चलिए देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने ललकारा है एक तरीके से मोदी जी और अमित शाह जी को, ये हर स्टेट का एक प्रेसिडेंट ना बन जाए कि जहां पे बीजेपी हार रही है या जहां बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको डराया जाए या मारा, ये एक तरीका ना बन जाए, एक रोज का हर बारी का हर स्टेट ये ना फॉलो करने लग जाए ममता जी की जो पॉलिसी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और मैं बहुत टाइम से चाह रही थी आपसे बात करने के लिए, आज हो ही गया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। थैंक यू।